सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 12 जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है उसके 2020 बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग सेट्स अलग अलग रीजन के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि इस चैप्टर से 2020 के एग्जाम में आए हुए हैं वो अगर हम टोटल देखें तो 21 क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन 3 वीडियो में कंप्लीट होंगे। पहली वीडियो जो कि ये वाली है इसमें हम 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वहाँ पर 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन और फिर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो एक अलग वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे। अगर किसी ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी बहुत सी चीज़ें उसे सीखने को मिलेंगी। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर 2 बल्ब हैं, एक 100 वॉट का और एक 40 वॉट का, जिसे हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। आपको कह रहा है जो करंट 100 वॉट बल्ब में फ्लो हो रहा है वो कि 1 एम्पियर का है। तो 40 वॉट बल्ब में कितने करंट फ्लो हो रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बल्ब सीरीज़ में कनेक्ट हुए हैं और सीरीज़ में जो करंट होता है वो सेम होता है, यानी जितना 100 वॉट में उतना ही 40 वॉट में। 100 वॉट में कितना है 1 एम्पियर, तो यहाँ पर भी 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। सेकेंड क्वेश्चन है मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टर ईच ऑफ 2 ओम। तो 2 ओम का हमारे पास 4 रेसिस्टर्स हैं, इनको हम मिला दें तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना ऑब्टेन हो सकता है। तो हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो हम सीरीज़ में अरेंज कर दें या हम पैरेलल अरेंज कर दें। तो याद रखना हम जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो रेसिस्टेंस हमको मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, इसीलिए हम सीरीज़ में कनेक्ट कर लेंगे। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है RS, और जितने भी रेसिस्टेंस हैं हमारे पास 4 रेसिस्टर है 2 ओम के, तो 2 + 2 + 2 + 2 ये हमारा 8 हो गया। अब मान लो अगर एग्जाम में आप भूल गए कि मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमें कब मिलता है, सीरीज़ या पैरेलल, तो दोनों निकाल लेना। सीरीज़ आपने निकाल लिया, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/RP, RP फॉर पैरेलल, और इसे इन्वर्स करके हम ऐड कर देते हैं। जैसे 2 है ना, तो 1/ जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो लिख देंगे 2। इस तरीके से 1/2, 1/2 और 1/2 4 रेजिस्टेंस है, तो इस तरह से हमने कर लिया। ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 4/2 और सॉल्व होकर 2 आ जाएगा। तो 1/RP की वैल्यू 2 आ रही है, तो RP क्या होगा, इन्वर्स कर दोगे 1/2। तो देख सकते हो सीरीज में हमें 8 ओम मिल रहा है और यहाँ पर हमको 1/2 ओम मिल रहा है, तो कौन मैक्सिमम हो गया, सीरीज। तो इस तरह से भी देख सकते हो। बाकी आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना क्योंकि 1 मार्क्स का है, डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना है। अब यहाँ थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने प्लॉट किया है VI ग्राफ और 3 सैंपल्स हैं ऑफ नाइक्रोम वायर और रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है R1, R2, R3। आपको इनके बीच में रिलेशन बताना है, यानी R1, R2, R3 में क्या रिलेशन है, कौन किसके बराबर है, कौन किससे बड़ा है, किससे छोटा है, ये रिलेशन आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 4 तरीके से बताऊंगा। वैसे बताने को तो मैं एक तरीके से आपको बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड हो, नैरो ना रहे कि हाँ इसी तरीके से किया जाता है। आपको ये सीखने को मिले कि किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे माइंड में मेथड आए, जिस तरह से हम सोच सकें, उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला तरीका जो सिंपल है, जिसको आप याद रख लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन सारे कर ले जाओगे। तो पहला मेथड ये है कि जिसका स्लोप सबसे कम होगा रेसिस्टेंस उसका सबसे ज़्यादा होगा। स्लोप का मतलब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और जो रेसिस्टेंस है उसके बीच का जो एंगल है। जैसे हम R2 की बात कर ले तो R2 और V के बीच का जो एंगल होगा ये वाला, इसको मान लेते हैं हम θ2, ठीक है। इसी तरीके से R1 और V के बीच में जो एंगल होगा वो इस R1 वाले का स्लोप होगा। जैसे हम R1 है ना तो θ1 कर लेते हैं, और ये वाला जो है इसको हम मान लेते हैं ये θ3 है। तो एंगल सबसे कम किसका है, आप कहोगे θ2 सबसे कम है, यानी R2 वाले का कम है, तो रेसिस्टेंस इसका सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। R2 ये सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद एंगल किसका बड़ा है, θ1 है, यानी फिर हमारा R1 आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा थीटा की वैल्यू जिसकी होगी सबसे कम रेसिस्टेंस उसी का होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका है θ3 है, यानी R3 का, तो सबसे कम R3 हो जाएगा हमारा। अब दूसरा मेथड हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो आपने ये रिलेशन पढ़ा है V = IR। अब इसमें अगर हम V को फिक्स कर दें, V को चेंज ना करें, तो R को चेंज करेंगे तो I चेंज होगा। जैसे हम मान लेते हैं V की वैल्यू हमारी 12 है, ठीक है, और करंट की वैल्यू हमारी 3 है और रेसिस्टेंस हमारा 4 है, तो 4 3 12 एकदम सही चल रहा है। अब हमने क्या किया, V को कांस्टेंट रखा कि V को हम नहीं बदलेंगे, यानी V हमारा 12 का 12 ही रहेगा। हमने R को चेंज कर दिया, R को कम कर दिया, मान लो 4 था हमने 2 कर दिया, तो अब I की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगी, 3 से ये 6 हो जाएगी, क्योंकि फाइनली हमें 12 लाना है, तो 6 2 12 हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट उसका कम होगा।
यहाँ रेसिस्टेंस हमारा 4 था तो करंट हमारा 3 था। यहाँ रेसिस्टेंस हमने कम कर दिया, 2 कर दिया, तो देखो करंट बढ़ गया, 3 से 6 हो गया। तो हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस ज़्यादा तो करंट हमारा कम होगा। तो इस ग्राफ पे हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर हमको कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसपे किसी भी चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट है तो वो उस एक्सिस से परपेंडिकुलर बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। जैसे हमको v की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है तो एक लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो v वाली जो एक्सिस होगी उससे परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लो हमने ये ड्रॉ कर लिया बिल्कुल 90 डिग्री, तो v वाली एक्सिस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो हमने रेड कलर वाली लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर भी v मिलेगा, यहाँ पर भी हमको v मिलेगा और यहाँ पर भी हमको v मिलेगा। अब करंट निकालने के लिए इसे हम इधर प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये R2 है तो ये हमारा I2 हो जाएगा। R1 वाली लाइन पे जो पॉइंट है उससे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा। इसी तरीके से R3 वाली जो लाइन है उस वाले पे जो पॉइंट है उससे हम I वाले एक्सिस से लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा I3 मिल जाएगा। तो अभी हमने ये रिलेशन निकाला है कि जिसका करंट कम होगा रेसिस्टेंस उसका ज़्यादा होगा, यानी I2 का करंट कम है तो I2 का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसके बाद किसका करंट आता है, I1 का आता है, तो ये R1 आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा करंट जिसका है सबसे कम उसका रेसिस्टेंस होगा, तो I3 सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब R3 की वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से भी हमने ये रिलेशन निकाल लिया। एक और तरीका है, यहाँ पर हमने देखो पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखा था, अब क्या करेंगे हम करंट को कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, वही रिलेशन हम लिख देते हैं V = IR। और वही एग्जाम्पल जो हमने लिया था वही हम ले लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 12 है और करंट हमारा 3 है और रेसिस्टेंस हमारा 4 है। अब की हमने क्या किया कि भाई हम करंट को चेंज नहीं करेंगे, करंट फिक्स रहेगा, यानी ये 3 है तो 3 ही रहेगा। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू हम कम कर देते हैं, 4 से हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 6। तो देख रहे हो रेसिस्टेंस को हमने कम किया, पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया। रेसिस्टेंस 4 से 2 किया, पोटेंशियल डिफरेंस 12 से 6 हो गया। अब चलिए ग्राफ पे मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर करंट कांस्टेंट है तो हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जिस पे करंट कांस्टेंट हो। तो वो लाइन कैसी होगी, करंट वाली जो एक्सिस होगी उससे परपेंडिकुलर होगी। करंट वाली एक्सिस हमारी ये है, इससे परपेंडिकुलर बनेगी। तो यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि R1 R2 R3 सब की लाइन यहाँ कट हो जाए, ठीक है, ताकि हमको वैल्यू मिल सके। इन सब पे क्या होगा, करंट सेम होगा, मान लेते हैं हम I, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे R2 की बात करें तो ये हमको यहाँ पर V2 मिल जाएगा। ये हमारी R1 वाली लाइन है तो यहाँ पर जो कट करेगा यहाँ से हमको V1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से R3 वाले पे जो कट करेगा यहाँ से हमको V3 की वैल्यू मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कम उसका रेसिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ देख सकते हो V2 सबसे ज़्यादा है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू R2 ज़्यादा होगी। उसके बाद आपका V1 है तो ये R1 हो जाएगा, उसके बाद V3 है तो ये R3 हो जाएगा। तो 3 तरीका हमारा ये हो गया। एक तरीका और मैं बता देता हूँ, इसमें हमको क्या करना है, किसी को कुछ कांस्टेंट वगैरह नहीं मानना है। यही रिलेशन हम यूज़ करेंगे V = IR। हमें R की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, V/I। अब यहाँ इस रिलेशन से आप कह सकते हो कि जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। और I से इसका रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, यानी जिसका I ज़्यादा होगा उसके R की वैल्यू कम होगी। उल्टा रिलेशन है ना, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में हम कंपैरिजन कर रहे हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका I कम होगा उसका R ज़्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस तो सबसे ज़्यादा हो लेकिन करंट सबसे कम हो। तो चलिए हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, R2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ हमको V2 मिल जाएगा और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर I2 मिल जाएगा। इस तरह R1 का हम ड्रॉ कर लेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा। और ये हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे परपेंडिकुलर तो वो हमको करंट दे देगा I1। R3 की बात कर लेते हैं, ये हमारा नीचे आएगा, यहाँ पर हमें V3 मिल जाएगा और ये इधर हमारा I3 मिल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका ज़्यादा है, आप कहोगे V2 का ज़्यादा है। करंट किसका कम है, क्योंकि कम वाला हमको चाहिए, तो देखो आप कहोगे I2 का कम है। तो यहाँ से भी रिलेशन आप बना सकते हो कि R2 सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद आपका R1 होगा और उसके बाद R3 होगा, ठीक है। ये इतने मेथड मैंने आपको बता दिए, पहले आपको वही स्लोप वाला ही लगाना है, उसी से आपका हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है,
आपको लेंथ दी हुई है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए और रेसिस्टेंस दिया हुआ है आर। आपको बताना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, एक और कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है। मटेरियल सेम है और रेसिस्टेंस सेम है, लेकिन लेंथ हमने यहाँ चेंज कर दी है। कितना कर दी है? वहाँ हमारा L था, यहाँ हमारा 2L है। तो क्या होगा? देखो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाई ए होता है। अब यहाँ पर दूसरा कंडक्टर लिया है जिसका मटेरियल सेम है और रेसिस्टेंस भी हमारा सेम है, यानी R की वैल्यू भी सेम है और मटेरियल सेम है, इसका मतलब रेसिस्टिविटी भी सेम होगी, यानी रो की वैल्यू भी सेम होगी। लेंथ हमारी चेंज हो गई है, 2L हो गई है। तो बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या होगी? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हम ए की जगह 2A रख दें तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, रो L बाई ए, जो कि हमारी ये वाली थी। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर हमको सेम चाहिए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। तो हमने 2A रख दिया तो सॉल्व करके वही आ गया जो कि यहाँ पर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2A। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखो उसी तरीके से है, ये दूसरे सेट में पूछा गया था। मैक्सिमम रेसिस्टेंस आपको बताना है और 4 रेसिस्टर्स हैं। यहाँ पर देखो वो वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 ओम था, यहाँ पर 1/2 ओम है। तो मैंने आपको बताया कि अगर सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे तभी हमको मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलेगा, यानी RS = 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसे ऐड कर लोगे तो हमारा 4/2 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 ओम हमारा आंसर होगा, यही हमारा मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसी तरीके से है, ये भी दूसरे सेट के अंदर पूछा गया था। वैल्यू चेंज करके 1/5 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पर 5 रेसिस्टर्स है। ये थोड़ा ध्यान रखना कितने रेसिस्टर्स हैं और कितनी वैल्यू है उनकी। तो 1/5 इस तरह से 5 रेसिस्टर्स को ऐड करोगे तो 5/5 आ जाएगा और सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर 1 ओम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोगों को। मुझे भी अपने टाइम हुई थी और बाद में मैंने जब इंजीनियरिंग की तो उस टाइम ये कन्फ्यूजन मेरी सॉल्व हो गई। तो चलिए देखते हैं इसमें ऐसा है क्या। इसमें ये कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस है किसी रेसिस्टर का उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी जितनी वैल्यू पहले थी उसका आधा कर दिया गया है। ऐसा करने में हमने और जो पैरामीटर्स हैं सर्किट के उसको हमने चेंज नहीं किया। और पैरामीटर्स मतलब हमारा करंट वगैरह हो गया या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी और कुछ हमने चेंज नहीं किया, बस रेसिस्टेंस की वैल्यू हमने कम कर दी। तो आपसे पूछ रहा है हीटिंग इफेक्ट रेसिस्टर का वो क्या होगा। तो आप कहोगे इसमें क्या है, हीटिंग इफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो हम लगा देंगे, H = I² RT। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है और कुछ हमने चेंज नहीं किया, R की वैल्यू हमने कम कर दी। कितनी कर दी, हाफ कर दी, यानी I² R/2 T कर दिया। तो भाई हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब एक दूसरा स्टूडेंट था जिसने इसको दूसरी तरीके से किया, उसने कहा कि अच्छा H = I² RT होता तो है, लेकिन I = V/R भी होता है। तो इस I की वैल्यू हम अगर पुट कर दें तो V²/R² हो जाएगा और ये R और T, यहाँ से R कैंसिल और ये हो गया। तो यहाँ से भी हीटिंग इफेक्ट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, V²RT। अब यहाँ देखो इनवर्स रिलेशन हो गया, यानी इसको अगर हाफ करोगे तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हीटिंग इफेक्ट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया यहाँ से हमें आंसर क्या मिला, हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया H = V²/RT तो यहाँ से हीटिंग इफेक्ट कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। अब इस क्वेश्चन को आप गूगल करो, A to Z जितने भी लोगों ने आंसर दिए होंगे गूगल पे वहाँ आपको दिखाएगा डबल, ठीक है। लेकिन CBSE की मार्किंग स्कीम में देखोगे तो वहाँ आंसर दिखाएगा आपको हाफ। और कोई भी गलती होती है तो बाद में CBSE उसे देखती है तो चेंज कर लेती है, लेकिन इस आंसर को उसने चेंज नहीं किया। फाइनल आंसर की में यानी अभी भी जाके डाउनलोड करोगे ना तो वहाँ पर आंसर हाफ ही लिखा हुआ है, जबकि इंटरनेट पर आप सर्च करोगे हर जगह आपको डबल मिलेगा। अब जो लोग मेरे चैनल पर बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और सैम्पल पेपर वगैरह की वीडियो देखी होगी तो वो जानते होंगे कि जहाँ पर भी CBSE ने कोई क्वेश्चन गलत दिया होता है, किसी का आंसर गलत होता है, तो मैं उसे बता देता हूँ कि देखो भाई ये गलत है। बाकी दुनिया भले ही उसको सही माने, CBSE माने, लेकिन अगर वो गलत होता है तो मैं उसको कहता हूँ गलत है। टर्म 1 के क्वेश्चन में भी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, जबकि सारे लोग उसे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन में बताया था, केमिस्ट्री के क्वेश्चन था, कि देखो ये क्वेश्चन गलत है, इसके कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। तो अगर मुझे CBSE के आंसर के अगेंस्ट जाना होता है तो मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं वही बताऊँगा जो कि सही होगा। लेकिन यहाँ पर केस उल्टा है, बाकी सारे लोग इंटरनेट पे जो बात करेंगे, अक्सर आपको जो देखोगे सॉल्यूशंस गूगल करके,
तो वहाँ आपको डबल दिया होगा, जबकि सीबीएसई हाफ दिया है। तो यहाँ मैं सीबीएसई का ही सपोर्ट करूँगा कि सीबीएसई ने आंसर सही दिया हुआ है। ये दोनों ही फॉर्मूले सही हैं और ये दोनों ही आंसर सही है, बस अलग अलग कंडीशन में। यहाँ पर जो एक चीज़ लिखी गई है ना कि आपने और पैरामीटर्स को चेंज नहीं किया है, तो देखो रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो या तो करंट या तो पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो चेंज होगी। ये तो कन्फर्म सी बात है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। आपने कहा हमने R चेंज कर लिया, तो या तो V चेंज होगा या तो I चेंज होगा। मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 12 थी और करंट हमारा 3 है और रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी 4 है। अब यहाँ कह रहा है रेसिस्टेंस की वैल्यू हमको कम कर देनी, आधी कर देनी है, तो हमने ये 2 कर दिया। अब यही चीज़ हम सेम उतार देंगे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने चेंज नहीं किया, करंट भी हमने चेंज नहीं किया। 3 × 2 इज इक्वल टू 12। तो बताओ ये इक्वेशन सही है? 3 × 2 तो 6 होता है, तो ये इक्वेशन ही गलत होगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको चेंज करना पड़ेगा। या तो आप करंट की वैल्यू को बढ़ा दो, इस 3 की जगह आप 6 कर दो, तब ये रिलेशन सही हो जाएगा। या तो आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज कर दो कि भाई हम करंट चेंज नहीं करते, करंट 3 ही रखेंगे, रेजिस्टेंस आपने 2 कर दिया, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 केस आपने देख लिया। या तो करंट चेंज हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, 12 से 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक्सपेरिमेंट में देखनी पड़ेगी या क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा कि क्या चीज़ कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, वरना एग्जाम्पल लेके वैल्यू रख के मैं इसे सॉल्व करा देता। अगर आप कहोगे तो मैं उसे करा दूंगा, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बस इतना ही आपको जानना है कि जो चीज़ कांस्टेंट होगी वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आई कांस्टेंट है तो आई वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यानी आई स्क्वायर आर टी। और V अगर कांस्टेंट है तो ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसके अंदर V प्रेजेंट हो, यानी H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। तो ये बात आप समझ गए। यहाँ जो लिखा हुआ है कि सर्किट के और जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं हुए, तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस चेंज करोगे तो या तो करंट चेंज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि हमने अपने से कुछ नहीं चेंज किया, ऑटोमेटिकली अपने आप जो चेंज हो गया होगा, हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो गया हो या करंट में चेंज हो गया हो, तो वो अलग बात है, लेकिन हमने अपने से नहीं किया, हमने सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज की है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने पता चलेगा क्या चीज़ एक्चुअली चेंज हुई है। लेकिन हीटिंग इफेक्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो कि आपके बुक में दिया हुआ है वो क्या है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। तो जब भी इस तरह से कुछ मेंशन ना हो कि क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करोगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और ये फॉर्मूला जब यूज़ करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। तो इसका आंसर भी हम क्या कहेंगे, हाफ है आंसर। ये जो फॉर्मूला बना है ये तो इसको चेंज करके बना हुआ है। मैथमेटिकली तो फॉर्मूला सही है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूले को हमने चेंज करके ये फॉर्मूला निकाला है, तो ये एक तरह से सेकेंडरी फॉर्मूला है। अब मान लो कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे दे और वहां पर आपको ये बता दे कि क्या चीज़ हमने कांस्टेंट रखी है, तो वहां पर जाके बहुत से लोग फंस जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, क्योंकि दोनों फॉर्मूले के अंदर फिर आंसर की वैल्यू अलग आएगी। इसीलिए मैंने इसको डिटेल में आपको बता दिया कि अगर दे दिया हो कि V की वैल्यू हमने चेंज नहीं की, कांस्टेंट रखी, तो इसको उठा के रख देना। I की वैल्यू कांस्टेंट बता दिया आपको कि हमने और कुछ चेंज नहीं किया, और करंट भी चेंज नहीं हो रहा है, तो जैसे ही ये देखा आपने करंट चेंज नहीं हो रहा है तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लगा देना, बस बात खत्म। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पर 8th वाला क्वेश्चन है, आपको बतानी है मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की वैल्यू। तो 1 मिली एम्पियर आपका होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 9th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, देखो वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज की गई है क्योंकि अलग सेट में थोड़ा सा वैल्यू बदल के दे दिया गया है। क्वेश्चन वही है, लेंथ आपका L है और क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A है, रेजिस्टेंस R है, दूसरा कंडक्टर है, लेंथ इसकी हमने चेंज कर दी है। ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू भी देखो हमने चेंज कर दी है, मटेरियल सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको बताना है। तो पहले क्या था हमारा, R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये था। अब हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल गई, कितनी हो गई है, 0.5 R हो गई है, और मटेरियल सेम है यानी रो की वैल्यू हमारी सेम होगी। लेंथ हमारा 2.5 L हो गया है। ए आपको बताना है तो इसको हम मान लेते हैं ए डैश की वैल्यू क्या होगी। तो पहले यहाँ से पॉइंट गया, यहाँ से पॉइंट गया 5 से 25, तो R इज इक्वल टू
5 रो एल बाई ए डैश। तो ए डैश की क्या वैल्यू रख दें कि आर के बराबर आ जाए हमारा। अगर ए डैश की जगह हम 5a रख दें तो हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे हो जाएगा, देखो 5 रो एल अपॉन 5a, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, r इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये वाला और ये वाला देखो सेम हो गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5a। अब आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे कि ए डैश की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, देखो ए डैश इधर चला जाएगा, आर आपका नीचे आ जाएगा, यानी 5 रो एल बाई आर। अब यहाँ से ए की वैल्यू पुट कर लो, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए। तो रो एल बाई, सॉरी यहाँ आर होगा ना, आर इसको पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी ए डैश इज इक्वल टू 5a। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया, यहाँ पर हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर लो। टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ भी लिंक वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। और भी वीडियोज़ अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो चल रही है, उसके राइट साइड नीचे कॉर्नर में एक एरो टाइप का बना होगा, ऐसे एरो टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको चैप्टर पढ़ना है तो उसकी वीडियो के सारे लिंक मिल जाएंगे, और इस सीरीज़ की जो तीनों वीडियो है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ऐसे करके आगे ब्लू कलर से लिंक होगा। तो जब अपलोड हो जाएगी वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।